बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ एक और केस तैयार हो चुका है। एक नया केस जो है वो दायर किया जाएगा और इस केस में उनकी फ़ैमिली के 12 अफराद, 1 दर्जन अफराद शरीफ ख़ानदान के इस केस में नामज़द होंगे। शरीफ ख़ानदान की करप्शन और लूटमार और मनी लॉन्ड्रिंग उसके इतने ज़्यादा इश्यूज़ हैं कि आप देख रहे हैं कि मुसलसल उनके ख़िलाफ़ केसेस बनते हैं, चलते हैं, चल रहे हैं। अभी तक तो जो जिन केसेस का फ़ैसला हुआ है वो वही 3 रेफरेंसेस हैं जो रेफरेंसेस सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर एहतसाब अदालत में दायर किए गए थे, लेकिन वो केसेस भी एहतसाब अदालत के फ़ैसले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन मेन अपीलों की समाअत करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जब कोई फ़ैसला होगा, अगर उनके हक़ में होगा तो फिर नैब उसको अपील करेगी और चैलेंज करेगी सुप्रीम कोर्ट में, और अगर उस फैसले को बरकरार रखा जाता है तो फिर शरीफ ख़ानदान उस फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में जाकर और उसको चैलेंज करेगी। शरीफ ख़ानदान के जो केसेस हैं, जो मैटर हैं, जो मामलात हैं, वो इतने पेचीदा हैं, यकीन करें कि उनको समझना बहुत मुश्किल है। और मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि अगर मैंने इस पनामा के पूरे केस को कवर ना किया होता और जब ये पनामा आया और पनामा के बाद इनके केसेस चले, फिर GIT में मामलात गए, GIT के बाद फिर वापस सुप्रीम कोर्ट में आए, फिर उसके बाद एहतसाब अदालत में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, फिर कुछ और केसेस सुप्रीम कोर्ट में आए, फिर एहतसाब अदालतों में केसेस दायर हुए और मुसलसल उसको अगर फॉलो ना किया जाता तो अब मुमकिन नहीं था कि उन केसेस को दोबारा से आप पीछे जाके और समझें, पढ़ें। बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम मैथ के कुछ देखते हैं चीज़ें कि जो मैथ बड़े कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। मैं तो अक्सर ये बताता हूँ कि मैं तो वैसे मैथ में बड़ा कमज़ोर था, मेरी तो फर्स्ट टाइम में मैथ के अंदर भी सप्ली थी, मतलब इतना वो कॉम्प्लिकेटेड था। तो ये शरीफ ख़ानदान के जो केसेस हैं ये इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि वो जिस तरह से वो शेर भी है कि हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे हैं, हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे हैं, अब बता कौन से धागे को जुदा किससे करें। इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि समझ ही नहीं आते कि किस केस को किधर करें, किसको किधर करें। जब तक जिसने शुरू से इनको फॉलो नहीं किया, अब उनके लिए मुमकिन नहीं है कि वो पीछे जाके इन केसेस को एक एक को समझें। बड़ा मुश्किल हो गया है। इनके तो करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात इतने पेचीदा थे कि इनके तो अपने वकील जो हैं वो चकरा कर रह गए थे। इनके अपने वकला ने सुप्रीम कोर्ट में ये एतराफ़ किया था कि उनको मुकम्मल सच नहीं बताया गया। हालांकि समझदार लोग यही कहते हैं कि वकील और डॉक्टर से कभी कुछ नहीं छुपाना चाहिए। अगर आप अपने वकील से, डॉक्टर से कुछ छुपाएंगे तो आपके लिए बहुत सी पेचीदगियाँ जो हैं वो पैदा हो सकती हैं, मुश्किलात आपके लिए सामने आ सकती हैं। इनके जो वकला थे उनको इतनी मुश्किलात हुई, बल्कि कई मौक़ों पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा, जब पनामा केस चल रहा था, एक बार जस्टिस खोसा ने कहा कि कल हम देख रहे थे TV चैनल्स पे, कहा शरीफ ख़ानदान के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो हैं उन्होंने कहा कि जी हमने तो तमाम रिकॉर्ड अपने वकला को दे दिया है, अब उनकी मर्ज़ी है कि वो कब पेश करते हैं, तो क्या आपको इस हवाले से रिकॉर्ड दिया गया है? तो उन्होंने कहा जी नहीं, बिल्कुल हमें इस हवाले से रिकॉर्ड नहीं दिया गया। कई उनसे सवाल पूछे जाते थे तो वो कहते थे जी हम आपको अगली समाअत पर बताएंगे। अगली समाअत पर वो नए डॉक्यूमेंट्स तैयार करके ले आते थे। तो फिर एक मौके पर मुझे याद है, एक तो एजाजुल एहसन साहब ने कहा था कि आपसे जिस डॉक्यूमेंट के बारे में सवाल करते हैं, जिस चीज़ के बारे में पूछते हैं, वो आप तैयार करके ले आते हैं। और एक मरतबा उन्होंने कहा था अजमत से शेख साहब ने कि आपसे तो टाइटैनिक के बारे में अगर सवाल करेंगे आप उसके भी कागजात बना कर ले आएंगे। फिर एक और समाअत पर एक मरतबा एजाजुल एहसन साहब ने या किसी जज ने सवाल किया तो इन्होंने कहा जी हम इसके डॉक्यूमेंट्स पेश कर देंगे। तो एजाजुल एहसन साहब ने कहा था कि इसके भी डॉक्यूमेंट्स बना कर ना ले आइएगा। और फिर आपको पता है वो क्लैबरी फ़ॉन्ट वाला मामला, फिर जब ये पता चला कि UK के अंदर जो इन्होंने डॉक्यूमेंट्स जो तस्दीक का दिन लिखा हुआ था, सॉरी तारीख लिखी हुई थी, जब चेक किया गया तो उस दिन तो वहाँ पे वैसे ही छुट्टी थी। तो इस तरह के इनके मामलात जो हैं वो गड़बड़ रहे हैं। अब आप ये देखें कि अब इनके जो केसेस हैं उनके ऊपर इनकी तरफ से कौन वजाहतें दे रहा होता है? मरियम औरंगज़ेब साहिबा। वो मरियम औरंगज़ेब साहिबा जिनकी सूरत हाल ये थी कि जब नवाज शरीफ साहब को सर्विसेज हॉस्पिटल से जाती उम्रा में शिफ्ट किया गया तो उनको जाती उम्रा में जाने की इजाज़त नहीं थी। और आपको याद होगा जिस दिन नवाज शरीफ साहब लंदन जा रहे थे तो उस दिन पहले किसी की, उस दौरान जब वो जाती उम्रा शिफ्ट हुए, किसी की कोई मुलाकात नहीं हुई, किसी की कोई एंट्री नहीं हुई जाती उम्रा में। फिर इनको ये लॉलीपॉप दिया गया कि जिस दिन मियाँ साहब रवाना हो रहे होंगे तो आप सबसे मिल के जाएंगे। सारे बेचारे जो हैं वो वहाँ पे इकट्ठे थे एयरपोर्ट के ऊपर। नवाज शरीफ साहब बारों बार गए और बाहर ही वो जहाँ पे रनवे पे जहाँ से उन्होंने जाना था वहाँ पे डायरेक्ट गए और वहाँ से वो कतरी जहाज़ में बैठ के और रवाना हो गए। और सारे दूर से ऐसे मियाँ साहब को देखते रहे जैसे हम देखते हैं कि मुफ्ती मुनीब साहब और बाकी रोयत हलाल कमेटी के मेंबरान जो हैं वो चांद देखने के लिए
खड़े होते हैं सारे, इसी तरह दूर से खड़े होके जैसे चांद को देखा जाता है, सारों ने दूर से ही हाथ हिलाए हैं और मियाँ साहब को पता नहीं कुछ नज़र आया भी आया या नहीं आया, इनको भी मियाँ साहब नज़र आए या नहीं आए। जबकि दूसरी तरफ जब मियाँ साहब लंदन पहुँचे तो मियाँ साहब ने लंदन में जाके लंदन फ्लैट्स में जो काम करने वाले स्वीपर तक को गले लगाया। ये गलत बात नहीं है, आपको अपने वर्कर्स को इज़्ज़त देनी चाहिए। मैं कोई इस बात पे तनकीद नहीं कर रहा कि उन्होंने स्वीपर को क्यों हाथ मिलाया या उसको गले लगाया। बताना ये चाहता हूँ कि इनकी सियासी औकात यह है कि इनको मियाँ नवाज शरीफ मिलकर नहीं गए, इनको ना जाती उम्र में इजाज़त थी जब, क्योंकि ज़ाहिर है जो खेल खेला जा रहा था, जो मामला तय किए जा रहे थे, वो तो या शहबाज शरीफ को पता था या जो दाता दरबार की पिंडी ब्रांच है उनको पता था, नीचे किसी को इनको कोई पता नहीं था। बेचारे इनको बने बनाए टिकर आते थे मरीम सफदर साहिबा की जानिब से कि बताएं कि आप प्लेटलेट्स इस हद तक गिर गए हैं, और ये भी लेट जाते थे और टिकट्स दे देते थे चैनल्स को। अब ये हो गया है, अब ये मसला हो गया, अब ये पेचीदा बीमारी हो गई है, और ऐसी ऐसी बीमारी मियाँ साहब को जो है वो बताई गई कि वो बाद में पता चलता था कि कई बीमारियां तो ऐसी थी कि जो मेल पेशेंट्स में होती ही नहीं है, वो होती फीमेल पेशेंट्स में, जो ये बीमारियां बता देते थे मीडिया को कि मियाँ साहब को ये बीमारी भी लग गई है। तो ये इनकी सूरत हाल रही है। इन बेचारों को क्या पता कि क्या मामलात हैं। शहबाज शरीफ साहब खुद ना स्पेसिफिक सवालों के जवाब देते हैं, बस वही रटे रटे जुमले कि एक धेले की करप्शन साबित हुई तो मुझे कब्र से निकाल के लटका देना, एक धेले की करप्शन नहीं की, एक पाई की करप्शन नहीं की, वो रटी रटाई चीज़ें जो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बयान कर देते हैं। अब जो नया केस इनके हवाले से दायर किया जा रहा है उसमें अहम बात यह भी है कि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की वालदा का भी नाम है। अब शहबाज शरीफ साहब इस बात पे मोतरिज़ हैं कि मेरी वालदा का नाम इसमें क्यों शामिल किया गया है। उनकी वालदा का जो नाम शामिल किया गया वो इसलिए शामिल किया गया कि इन्होंने खुद अपनी ख़ानदान की ख़वातीन को इस्तेमाल किया इस चीज़ के अंदर कि पहले हवाला हुंडी के ज़रिए पैसे बाहर जाते थे और इनकी फैमिली की ख़वातीन के नाम पर वापस आते थे। शहबाज शरीफ साहब को, नवाज शरीफ साहब को ये एहसास करना चाहिए था कि इनको अपनी फैमिली की ख़वातीन को इस मामले में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। बल्कि आप ये देखें कि मरीम सफदर साहिबा को भी जो सज़ा सुनाई गई एक केस में, वो यही सज़ा थी कि एवन फील्ड में जो रेफरेंस था कि ये अपने वालिद की सहूलतकार थी उस करप्शन में, मनी लॉन्ड्रिंग की में और 2 नंबरी में। बल्कि हुदैबिया में जिसमें काजी फाइज़ साहब की मेहरबानी से वो केस बंद हो गया, या लाहौर हाई कोर्ट की मेहरबानी से वो केस बंद हो गया, तो अगर वो केस बंद ना होता तो उसमें तो इनकी ख़ानदान की चाचियाँ, मासियाँ और कई ख़वातीन के नाम थे जिनके नाम पे इन्होंने बाहर से पैसा मंगवाया था। नहीं, खुद अपनी ख़ानदान की ख़वातीन को इस हवाले से इस्तेमाल करते रहे हैं। तो इनको एहसास करना चाहिए था कि ख़ानदान की ख़वातीन को इस तरह की डर्टी गेम्स में इस्तेमाल ना करें, मनी लॉन्ड्रिंग और लूट मार और इन चीज़ों में। तो ये जो नया केस है ये शरीफ ख़ानदान के लिए एक नई मुश्किल जो है वो पैदा करने जा रहा है, और मुझे नहीं इनकी किसी भी तौर पे बचत नज़र आती। एक केस में मामला तय करते हैं, नया केस खुल जाता है, उसमें कोई मामला तय करते हैं, एक और केस खुल जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है करप्शन और लूट मार की 30-40 साल दास्तान है, और ज़ाहिर है केसेस तो हर जुर्म का अलग से एक केस बनता है। अब आप ये देखें जाती उम्रा की अराजी जो जिस तरह से इन्होंने वो ज़मीन हासिल की, जिस तरह से ज़मीन को, ज़रूरी ज़मीन को जो है रिहायशी ज़मीन में बदला गया, जिस तरह से सारे सरकारी अफसरान को इस्तेमाल किया गया, वो एक अलग कहानी है। उसमें भी कई बताया जा रहा है वादा माफ गवाह सामने आ रहे हैं। फिर आपको पता है एक और मामला जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं उन्होंने मेहरबानी की जरदारी साहब को जो गाड़ियाँ दी, नवाज शरीफ साहब को गाड़ियाँ दी। इस हवाले से मैं एक तफसीली वीडियो कर चुका हूँ किस तरह से जरदारी साहब ने कि जिनको नवाज शरीफ साहब आसिफ भाई कहते थे, आसिफ भाई ने किस तरह से नवाज शरीफ साहब को जो गाड़ी पसंद थी वो दे दी, और वो जो अनवर मजीद साहब हैं उनको कहा कि अपने अकाउंट से पैसे जो है नवाज शरीफ साहब की जगह दे दें। तो बाद में जब वो फेक अकाउंट की छानबीन हुई तो नवाज शरीफ साहब भी उसमें पकड़े गए हैं, और उसमें भी अब नवाज शरीफ साहब को, आसिफ अली जरदारी को और यूसुफ रज़ा गिलानी को जो है वो तलब किया गया 29 मई को। और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को ये मेहरबानियाँ जो हैं वो महंगी पड़ सकती हैं। जरदारी साहब का जो क्लिफ्टन वाला घर है उसका भी मामलात गड़बड़ हैं, क्योंकि उसके ऊपर भी इल्ज़ाम है कि वो करप्शन के पैसों से लिया गया था। अब या तो वो जस्टिफाई करेंगे कि वो हलाल के पैसों से बनाया गया था, अगर जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे तो वो घर भी जब्त कर लिया जाएगा। ईद के बाद जैसे शेख रशीद साहब ने कहा कि एक मरतबा फिर जो है वो बड़ी रौनक लगने वाली है, और बड़ी ख़बरों का एक पूरा एक आप ऐसे समझें कि अंबार होगा, हर तरफ से ख़बरें आ रही होंगी। शेख रशीद साहब तो कहते हैं 31 जुलाई तक झुरलू फिरेगा और नैब जो है वो 2 तरफा टारगेट बनेगा। ये बात बिल्कुल वैलिड है कि अब नैब को जो एहतसाब करना चाहिए, वैसे तो पहले भी करना चाहिए था, अब भी जो करना चाहिए वो जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, उनका भी एहतसाब होना चाहिए, अपोजिशन के भी एहतसाब होना चाहिए। नैब को कंप्रोमाइज़ करने की बजाय, फरमाइशी प्रोग्राम करने की बजाय
एहतसाब करना चाहिए, चाहे वो इमरान खान साहब के दाएं बैठे हुए लोग हों, बाएं बैठे हुए लोग हों, पंजाब में हुकूमती लोग हों, इत्तेहादी हों, उनके चौधरी बरादरान हों, या अपोजिशन के लोग हों, पीपल्स पार्टी के लोग हों, नून लीग के लोग हों, बड़े बड़े ताजिर हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, जिसने भी करप्शन की है, लूट मार की है, मनी लॉन्ड्रिंग की है, उसका एहतसाब होना चाहिए। लेकिन नज़र तो यही आ रहा है कि ईद के बाद जहाँ पे सियासी टेम्परेचर बहुत हाई होगा और गर्मी होगी, घुटन होगी और हीट वेव का ख़तरा रहता है कराची में, तो इसी तरह जो एहतसाब की हीट वेव है उसमें सबसे ज़्यादा जो शिकार होने जा रहा है वो शरीफ ख़ानदानी होने जा रहा है, और अपने कारनामों और करतूतों की वजह से। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हमें नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।